अस्सलाम वालेकुम। वज़ारत दिफा ने एक दरख्वास्त दायर की है पैमरा में कि जियो ने जो ट्रांसमिशन दिखाई हामिद मीर के ऊपर अटैक के बाद उससे एक अदारे के जो वक़ार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आईएसआई की तरफ हवाला है और आईएसआई का जो इमेज है उन्होंने कहा कि इसको नुकसान पहुंचाने में इस कवरेज ने इतना नुकसान पहुंचाया कि जो इंडियन मीडिया है और दूसरे इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्होंने इसी फुटेज को पिक किया और दिखाना शुरू कर दिया। लॉज के अंदर एक क्लॉज मौजूद है 33 और परहैप्स 36 है उसका नंबर, अगर मैं गलत नंबर नहीं कोट कर रहा, तो जिसके तहत यह है कि अगर आप फ़ौज और आला अदलिया को बदनाम करें तो उसके अदारे के ख़िलाफ़ या उस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन पैमरा की कुछ इस वक्त कंपोजिशन ऐसी है कि परमानेंट चेयरमैन भी नहीं है, एक एक्टिंग चेयरमैन है। तो ये चीज़ें अदालत में जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी गोशगुजार करना चाहूँगा मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हाल इस तरह का है। मैं 23-24 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं अपनी ज़ात से मिसाल दे के आगे शुरू करूँगा। जिस दिन नया नया इस प्रोफेशन में आया था तो कुछ लोगों की खबरें पढ़ के लगता था यार ये कैसे खबर जो है फ्रंट पेज के ऊपर छपती है, जिससे ये लग रहा है कि चौधरी निसार हैं जैसे अभी वज़ीर दाखिला हैं तो इनका ही नाम ले लेता हूँ, या नसीरुल्लाह बाबर थे उनका नाम ले लेता हूँ कि इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, फ्रंट पेज पर छपी हुई है, कैसे छप जाती है। हुकूमत बदली, मेरा ख्याल था ये लोग जो पैसे खा रहे थे पिछली हुकूमत से, आइंदा हुकूमत आएगी ये देखो सब साफ़ हो जाएंगे। अगली हुकूमत आई, वो अगली हुकूमत की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। थोड़ा सा प्रोफेशन में वक्त साल ज़्यादा गुजारे तो पता चला। वज़ारत दिफा से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा नाम उसी का बार बार आ जाता है। उसके भी बेनिफिशरीज़ की लिस्ट है जो ISPR के साथ, ISI के साथ लोग मुंसलिक थे, MI के साथ लोग मुंसलिक थे। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी तो एक उस वक्त के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने एक जर्नलिस्ट का नाम ले लिया था कि वो हमारे साथ 1990 से काम कर रहे हैं। हमारे एक बड़े ही नामी ग्रामी जो सहाफ़ी भी रहे और फिर पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे। मुझे एक फॉर्मर DG ISI ने बताया कि हमें जब कुछ लिखवाना होता था तो हम उसको बोलते थे क्योंकि वो फ़ॉरेन मीडिया में लिखता था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके ज़रिए बाहर चला जाता था। अब वो ISI के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। 3-4 किताबें भी पाकिस्तानी फ़ौज को उसके ख़िलाफ़ लिख चुके हैं कि इनका रवैया अच्छा नहीं है, बहुत जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं। उनका कद जब बड़ा हो जाता है तो इसी तरह का रवैया आ जाता है। वज़ारत इत्तलात के पास रेगुलर लिस्ट है उसके बेनिफिशरीज़ की। नाम जाली से आर्टिकल छपते हैं अखबारात के अंदर, लिखने वाले वर्किंग जर्नलिस्ट ही हैं और वो मुख्तलिफ़ नामों से छप जाते हैं और उसकी काफ़ी लंबी अमाउंट्स हैं जो जाती हैं। पीपल्स पार्टी का जो अभी दौर ख़त्म हुआ उसमें बड़ा नोन था कि एक लिस्ट है बाकायदा जिसको वज़ारत इत्तलात ने कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ दी हैं, कुछ पैसे दिए हैं। कुछ वो लोग हैं जिनको रियाज मलिक साहब ने काफ़ी नवाजा है। दोनों तरह की फ़हरिस्तें मौजूद थी। कुछ फ़हरिस्तें जाली थी, क्रिएट की गई, वो भी सामने आ गई, उसमें जिसकी शक्ल नापसंद थी उसके नाम शामिल कर दिए गए। लेकिन ये हर दौर में 23-24 साल की ये जो मेरी हिस्ट्री है उसमें तमाम दौर में ये होता रहा। वो जर्नलिस्ट जिसको 4 साल आके तो अलग पे लिखनी नहीं थी आती, पे रे वो हम कहते थे, ये पे रे वो प्रेस रिलीज जर्नलिस्ट है। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हर दौरे में आपको उसकी फ़ोटो नज़र आएगी, प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने खड़ा नज़र आएगा। इतनी करप्शन पोलिटिकल गवर्नमेंट्स ने प्रमोट की और अदारों ने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। जब ये चैनल्स आए तो उसमें एक और खराबी आ गई कि हम लोग जो बड़े पुराने नामी ग्रामी जर्नलिस्ट थे उनसे कुछ एथिक्स सीख के अखबारात थे और न्यूज़ रूम के अंदर आए थे। रख रखाव वाले भी थे, 10-20% बुरे वाले भी थे। न्यूज़ रूम के अंदर काम करने वालों की अक्सरियत बहुत अच्छी थी, सिर्फ पब्लिक एक्सपोजर था जिनको प्राइम मिनिस्टर वुज़रा तक रसाई थी, उनमें ख़राबी का एलिमेंट हमें ज़्यादा नज़र आता था। चैनल्स में आके एक ख़राबी ये हो गई कि कैमरा आगे किया, 2 मिनट का मिनिस्टर का शॉट दिखाया, टीवी पे जाके ठक करके, या जिसको यूँ उंगलियाँ लहरा के अपने सामने बैठे हुए मेहमानों को, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको 5-5 लाख के वोट मिलते हैं, उनको इस तरीके से मुर्गों की तरह लड़ा के, ये उनकी खूबी है। उनका सबसे बड़ी खासियत यही थी कि 20-21 साल की उम्र की एक वो लड़की बिठा दें जो 3-4 मुंतखब नुमाइंदों को आपस में लड़ा सके, एक कप चाय का गिराए, एक दूसरे को तू तकार करे, वो सबसे बड़ा एंकर। यहाँ से खराबियाँ शुरू हुई और हर गवर्नमेंट के फेवरेट्स थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पैराशूट लैंडिंग हुई 3-4 लोगों की जिनके राब्ते फ़ौजियों से थे। नून लीग के पसंदीदा लोग हैं, कॉलमिस्ट नोन हैं कि कौन है, उनके अखबार, उनके अदारे, उन्होंने एक अदारे को इंतहा से ज़्यादा नवाजा इस हुकूमत ने भी आने के बाद। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के फेवरेट्स थे, कैश जाते थे, पैसे जाते थे, सबको मालूम था। अब खराबियाँ इतनी हैं, इस्लाह की आगाज़ कैसे होगा इससे, क्योंकि ISI हर्ट हुई है, ये नुक्ता आगाज़ बनेगा। एक्टिंग चेयरमैन होगा और रेगुलर चेयरमैन भी नहीं होगा, इवन हैंडेड अप्रोच होगी, इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे, बहुत मुश्किल सवाल है। हमें भी अपना एहतसाब खुद एहतसाबी चाहिए, जो मैं बैठा यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हमारे उन मुंतखब नुमाइंदों को जिन्हें आप लोगों ने मुंतखब करके ईवानों में भेजा इसी काम के लिए, उन्हें भी चाहिए कि एक वो रविश ऐसी इख्तियार करें कि कौम के सामने बंदर नाच ना नज़र आए, उन्हें कुछ अपने मसलों का हल नज़र आए।
हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम और रिस्पॉन्सिबल जो एक पैनल मौजूद है, उनसे यही सवाल दोहराएंगे। शेख रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और डिफेंस कमेटी को चेयर भी करते हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नामी ग्रामी शख्सियत हैं, उनको भी वेरी वार्म वेलकम। कराची से हमारे साथ होंगे। और शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ हैं। तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। शेख रुहेल असगर साहब, आप फरमाइएगा मुझे, ISI को हमारा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, मैं नहीं चाहता कि उसको इस तरीके से डिसरिप्यूट किया जाए कि उसका बका में रहना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक हम पिछले 10-15 सालों से एफर्ट देखते थे। अमेरिकन मीडिया में खबरें आती थी कि इन्होंने उसामा को छुपा के रखा हुआ है, मुल्ला उमर इन्होंने रखा हुआ है, रखा भी होगा या नहीं रखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक एलिमेंट था जो इसको कर रहा था। फिर ISI का वो किरदार भी है, IGI बनवाने में एक रोल था, वो मिडनाइट जैकल होती थी उसमें इसका रोल था, हुकूमतें बनती थी गिरती थी उसमें रोल था। जर्नलिस्ट इनके फेवरेट्स भी हैं जो इनसे मिलते हैं, वो भी हैं जिनको ये कुटर लगाते हैं। अब बताइए करें क्या? हमें चाहिए भी, दुश्मन आपकी जो रॉ यहाँ पे कार्रवाइयाँ करती है उसको रोकने के लिए इसका किरदार है, इसको काम करना चाहिए। हम ये तो नहीं कर सकते कि इसको तोड़ दें, इसको बिगाड़ दें, इसको कमज़ोर कर दें, लेकिन राह रास्त है एक सब के लिए, मेरे लिए भी उनके लिए भी। वो राह क्या है? बिस्मिल्लाह। मतलब मैंने आपकी वो सारी बातें सुनी हैं, कुछ मैं भी अर्ज कर दूँ आपको। आपने खुद ही फरमाया कि आप अरसा दराज से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। आपको याद होगा कि जब कभी वो खबर आती थी तो मीडिया उसको अपने सोर्सेज चेक करता था, अनटिल अनलेस वो बड़ी ऑथेंटिक खबर होती थी, उसके अलावा वो नहीं चलाते थे। मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है। एक साहब है, उनको मेरे साथ पता नहीं इश्क है या मेरे ज़ुबान से वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी जानबूझ कर तो नहीं किया, कोई ऐसे अल्फाज निकल गया। वो जब जी चाहता वो बोलना शुरू कर देते हैं। वो आपके चैनल पे भी आके बोलते हैं, कि जियो पे भी जाके बोलते हैं। मतलब अंडर लालच कि आप किसी को मौका फराहम ना करें, आप किसी को सुन लें, उस वक्त तक आप कैसे कर सकते हैं? अब दो चीज़ें आपने यहाँ कहीं कि हुकूमतों ने इन लोगों को पाला पोसा, करप्शन को प्रमोट किया, मीडिया प्रमोट किया। उसकी वजह मैं गुजारिश करता हूँ, उसकी वजह ये थी कि हमारी फौज ने भी किया, हमारी कमजोरियाँ, फौज की भी कमजोरियाँ थी, हमारी भी कमजोरियाँ थी। हमें जो अपना असल काम था वो करना चाहिए था, आवाम की खिदमत, आवाम को आप रिलीफ दें, तो फिर मेरे ख्याल में आपको किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं रहेगी, आवाम आपको खुद प्रमोट कर देंगे। तो इसमें हम ये समझते हैं कि आर्टिकल अभी आप फरमा रहे थे, एक चैनल जिसका मतलब आता है, बहुत ज़्यादा आता है जी, गवर्नमेंट को बड़ा, मुझे उनका कोई एक एंकर बता दें, कोई एक प्रोग्राम बता दें जिसमें उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया हो। फ़र्क सिर्फ इतना नदीम साहब कि आप अपनी ज़ुबान से कह देते हैं, वो लोगों से कहलवा देते हैं। स्ट्रेटजी है ना, कहते बुरा ही है लेकिन वो तो दूसरों से कहलवा देते हैं। हम इतने नादान हैं कि हम ये समझते हैं कि एंकर साहब तो कुछ नहीं कह रहे, ज़्यादा दूसरे कह रहे हैं। यही तो वो चीज़ आ गई जहां हमने डाला जाता है, यहाँ से प्रोफेशनलिज्म से मैं वो यस कर रहा हूँ ना कि ये उनके मुंह में डाला जाता है कि आप कहें। स्ट्रेटजी है ना, आपकी स्ट्रेटजी है कि आप सच खुद बोल देते हैं। हम तो आपके साथ है, कुछ नहीं कहेंगे, हाँ भाई तू बोल दे, ये काम कर रहे हैं। ये ठीक है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत तो नहीं है? नहीं, दुरुस्त है आपकी ऑब्जर्वेशन, लेकिन आपको सोचना चाहिए इस पे। मेरी आपकी हुकूमत को सोचना चाहिए। उम्र के हिसाब के साथ साथ, उम्र के साथ साथ मैंने कुछ तजर्बा, दुरुस्त कह रहे हैं, पूरा नहीं कह सकता लेकिन तजर्बा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी एक छोटी सी खबर तबाही का बायस, आग लगा सकती है, तबाही का बायस। हाँ बिल्कुल सही कह। वाकया हुआ, कोई दो राय नहीं, इंतहाई गलत, इंतहाई अफसोसनाक, बुरा। लेकिन उसके बाद जो किया गया, देखिए मेरी गुजारिश, सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं, यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि हामिद मीर को 6 गोलियां लगी हुई हैं। कुछ लोग जो नफरत में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि शायद कोई फेक इवेंट क्रिएट हो गया, वो भी ज्यादती ना करें। जिस तरीके से वो कवरेज जाती है, इस तरीके से इस चीज को अंडरमाइन करना कि एक नॉन जर्नलिस्ट, वो भी जाती है। गोलियां लगनी या गोलियां कम करके या बढ़ा के नहीं है बात, वाकये की, वाकया गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा वाकया गलत हुआ ये है कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो इस वक्त जिसकी आपको इंतहाई जरूरत है उसका मोरल हाई करने के लिए, गलतियां होंगी, किसमें नहीं है? सियासतदानों में नहीं है, आपके मीडिया में नहीं है, तो उनमें भी कोई गलतियां होंगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक शख्स आया, उसने आगे IGI बना दी, एक शख्स आया, उसने सिविल हुकूमत को चलता किया। नहीं, ये गलतियां तो होंगी, लेकिन इस वक्त जिस हालात का आप शिकार हैं, आपका दुश्मन चारों तरफ से आपको घेरे हुए है, उस वक्त उस अदारे का, जिस अदारे का एक पॉजिटिव रोल है, आप उसको मलाइन कर रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, आप क्या फरमाते हैं, इस वक्त कहाँ पर वो गलत रविश जो थी हम उसको सही नहीं कर सके? क्योंकि रविश तो मैं कह रहा हूँ, मैं 23-24 साल की अपनी पूरी हिस्ट्री बयान कर दी, अब इस्लाह कहाँ से स्टार्ट करें?
किसी एक को सिंगल आउट करके, या ओवरऑल हम सारे देखें कि हमने सब ने कहाँ कहाँ गलत काम किए, उसकी इस्लाह कर लें? अब ये तो आपने पता नहीं कब के ज़माने की बातें छेड़ दी हैं। कभी ज़माना होता था यहाँ के अखबार से बात करना एक मौका समझा जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस करना एक खुशी की बात समझी जा सकती थी, और वो अमराना ज़माने जहाँ लिखने पर और बोलने पर पाबंदी थी, उस वक़्त सहाफ़ियों की वो कोशिश जो उन्होंने खुलकर कुछ कहने की कोशिश की थी, उसको अप्रिशिएट किया जाता था। फिर ज़माने थोड़े से बदले और फिर हुकूमतें आईं और तोड़ी गईं, हुकूमतें आईं और तोड़ी गईं। इन्हीं सारे ज़मानों में यकीनी तौर पर सियासी पार्टियां और प्रेस एक दूसरे के साथ, जैसे कहते हैं वो चोली दामन का साथ, इस तरह से चलते रहे हैं। और इस तरह से प्रेस वाले दोस्तों की, एंकर्स की यकीनी तौर पर एक अफादियत महसूस हुई हर पार्टी को, और इस तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा। इन सारी चीज़ों में जब वो कुछ एक्टिविज़म की बात आई, तो फिर हमने कहा कि भाई ये सेल्फ सेंसरशिप भी कोई चीज़ होती है। जब वो प्रिंट मीडिया के लिए कहा गया कि जी सेल्फ सेंसरशिप भी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, ये भी था कि जी पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हो वहाँ पर यकीनन कुछ ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ या सेल्फ सेंसरशिप प्रिंट मीडिया से आगे बढ़ा और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ये बात आगे गई, और एक्टिविज़म, या आपने और हमने सब ने देखा कि जब वो बैठते हैं एंकर, जब तक एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते तब तक हमारी रेटिंग अच्छी नहीं होती। इस तरह से करते कराते वो एक माहौल सा बन गया जिसमें ये सारी चीज़ें यहाँ तक आ गई बातें। यकीनन किसी पर भी हमला, जो हामिद मीर साहब पर हुआ हमला, किसी तरह से भी इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। काबिल अफसोस बात है, हामिद मीर से पहले किसी और तरीके से और भी लोगों को, और प्रिंट मीडिया नहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को मारा तक गया है, गोली मार के हलाक तक कर दिया गया है। कभी हमारे रीजनल चैनल के किसी शख्स को, कभी किसको, ये होता रहा है, जो हम हमेशा उसकी मजम्मत ही करते रहे हैं। हमला होना काबिल मजम्मत ही कहलाएगा। बात दरअसल ये है कि अब एक तरफ इशारा किया गया, उसका नाम लिया गया, वो किसी ख़ास शख्स का नहीं लेकिन इदारे का था। इदारे के लिए फिर सवाल उठते हैं कि क्या इस तरह के इदारे इस तरह की कार्रवाइयों में भी मुलविस होते हैं क्या? इसके बैकग्राउंड पर पता नहीं किसी ने कोई जाने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन एक बरहमी का सा एक मसला ज़रूर आ गया है कि जी अब वो किसी चैनल को बंद कराने की बात है। मैं उसी बात पे आता हूँ कि अगर सेल्फ सेंसरशिप की थोड़ी सी बात की जाए तो हो सकता है माहौल इतना आगे बिगाड़ की तरफ शायद जाने से रुक जाए, जो अभी इस तरह से ही चला गया है। मैं शफकत साहब से भी पूछ लूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, पूरी बैकग्राउंड भी आपसे जानना चाहूँगा। शफकत महमूद साहब, आप क्या फरमाते हैं? यहाँ पर सब ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है, इस्लाह कैसे होगी? बात यह है नदीम के इतदाल नाम की चीज़ या एहतियात नाम की चीज़ मेरा ख्याल है हमारी घुट्टी में नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि शायद साउथ एशिया की घुट्टी में नहीं है, क्योंकि जिसको मौका मिलता है वो जो हदूद और कयूद है उनको तजावज़ करके तो जो कुछ कर सकता है वो कर लेता है। सारी उम्र हम शोर मचाते रहे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जब एक स्टेज आया जहाँ इंडिपेंडेंस मिली तो वो अपनी हद से तजावज़ कर गए। पॉलिटिशियंस को मौका मिलता है तो वो जहाँ जो जमहूरियत के ज़रिए आते हैं और डिक्टेटर बन जाते हैं, वो भी अपनी तजावज़ कर गए। मीडिया फ्रीडम की बड़ी बातें हुई, फाइनली अल्लाह ने किया, ऐसा वक्त आ गया पाकिस्तान में कि जब एक मीडिया की फ्रीडम हुई, लेकिन वो फ्रीडम जब इस्तेमाल होनी शुरू हुई तो वो इस लेवल पे पहुंच गई कि कोई होल्ड बार जिसे कहते हैं ना, कोई चीज़ उनके रास्ते में थी नहीं, एक दूसरे के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, झूठे सच्चे।
फौज को जब हुकूमत मिली या उनको मौका मिला, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मकसद ये है कि हम इतदाल, अपने अपने हदूद में रहना, इस चीज़ के बारे में हमें कोई समझ नहीं। अब उसका तरीका क्या है? अगर आप ये समझें कि ये ह्यूमन नेचर है, या आप समझें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल नेचर ऐसी है, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका यह है कि जमहूरियत में चेक्स एंड बैलेंसेस आए। हर अदारे का एक कुछ चेक है। पार्लियामेंट का चेक जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव का चेक लेजिस्लेचर है, और इसी तरह पे मीडिया का चेक जो है वो एक तो अवामी राय है, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में प्रेस कंप्लेंट्स कमीशन, ये वो चीज़ें बनी हुई हैं जो कि उनको अपने बदकिस्मती से, क्योंकि यहाँ पे लीगल सिस्टम जो है वो इतना तेज़ चलता नहीं है, वो स्लो है। उसका रिजल्ट ये है कि हर कोई फ्री महसूस करता है कि जो मर्जी कह दिए जाए उससे फ़र्क पड़ा। बाय द वे, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल है, उनमें भी कोई एतदाल नहीं है। तो इसलिए गुजारिश सिर्फ ये है, सब इसमें शामिल है। मैं शफकत साहब एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि बहुत से वाक़यात हैं। जी बताइए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि क्योंकि इतदाल है नहीं, इसलिए उसका तरीका ये है कि आपने, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जुडिशरी, हर किसी का कोई ना कोई चेक होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शफकत साहब की तरफ चलेंगे, इनकी बात अधूरी थी। शफकत साहब ये फरमाएगा कि पिछले चंद सालों में बाज़ वाक़यात ऐसे थे कि ऑन एयर चैनल के ऊपर जिन निकाला गया। पता चला बाद में कि सारा कुछ फेक ड्रामा था। एक खातून को एक चैनल से निकाला गया क्योंकि एक साहब का कत्ल हो गया था एक प्रोग्राम के बाद। पता चला उसके बाद वो उससे ज़्यादा बड़ा नाम हो गया उसका। फिर पता चला एक फ़िक्स्ड इंटरव्यू चल रहा है जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बेटे की भी कॉल आ रही है, कभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बेटी की भी कॉल्स आ रही हैं। उसके बाद उनका नाम और बड़ा हो गया। तो जो मीडिया एथिक्स थे, ना उस अदारों ने उनका कोई पालन किया और ना ही वो उस पर अप्लाई होते थे, क्योंकि वो तो वायलेशन कर ही रहे थे। और ये एक या दो मिसालें मैंने इसलिए दी हैं कि ये इस तरह के 10-20 और मिसालें भी हैं। यहाँ पर कहीं ख़राबी है जहाँ पोलिटिकल गवर्नमेंट्स भी उसी गंद में इन्वॉल्व है। मैं गंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जर्नलिस्ट भी उसी गंद में इन्वॉल्व नजर आए। क्यों? जर्नलिस्ट तो खैर कहना भी ज़्यादा, जर्नलिज्म के कैटेगरी में वो फॉल नहीं करते। नहीं, बात यह है कि अगर आपने गन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसमें नेचुरली सारे फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीडिया जब से एक बड़ी पावरफुल फोर्स बन के उभरा है, तो अब ख्वाहिश होती है, पॉलिटिशियंस की भी ख्वाहिश होती है कि मीडिया जो है वो हमारी चीज़ों को प्रोजेक्ट करे। और जिन लोगों के इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, वो भी कोशिश करते हैं किसी तरीके से उनका एजेंडा जो है वो आगे चला जाए। और उन एजेंडाज़ के ऊपर चैनल्स जो हैं वो उनके हाथों या बिक जाते हैं, या उनकी बात मानने लग जाते हैं, या कोई और वजूहात होती हैं, आपस में मुकाबला होता है, या कोई रेटिंग्स की जंग होती है। और ये सारी चीज़ें मिल मिला के उसका रिज़ल्ट ये होता है कि कोई किसी किस्म का ये सोच पैदा नहीं होती, कोई एहतियात नहीं है, जो मर्जी मुंह में आए वो कह दिया जाता है, बड़े बड़े चीज़ें पेश की जाती हैं। लेकिन बहरहाल मीडिया एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मीडिया की देखिए, अगर आज हम बैठे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए है कि मीडिया मौजूद है, और हमारी ख्वाहिश है कि अगर इन डिस्कशंस के बाद कोई बेहतरी की सूरत निकल आए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी जो रिसेंट वाक़यात हुए हैं, इनमें आपको इत्तेदाल की कमी नज़र आती है ना, कि अगर हमारे भाई, हमारे दोस्त शफकत साहब, आपकी बात से अगर मैं थोड़ा सा एक सवाल कर लूं कि इस डिस्कशन के नतीजे में मीडिया की आज़ादी कम नहीं होनी चाहिए, उसमें बेहतरी की राह तलाश करनी चाहिए, ताले नहीं डलने चाहिए। नो, एब्सोल्युटली। मैं तो 100% इसके हक में मीडिया की आज़ादी के बगैर, देखें ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जो हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं या ये चीज़ें कर रहे हैं, ये मीडिया की आज़ादी की वजह से है। मीडिया की आज़ादी के बारे में तो दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आज़ादी है उसका भी कोई ना कोई एक हद ज़रूर है, और जो कि सिर्फ अगर हम अपने मुल्क को एक ऐसी जमहूरियत समझते हैं जो कि कोई बहुत मैच्योर जमहूरियत नहीं है, तो जो मैच्योर जमहूरियत है उनमें आप देख लें क्या होता है। मैं तो कई दफ़ा अपने जो वेस्टर्न हमारे लोग हैं उनसे मजाक करता हूँ
कि हमारा मीडिया जो है आपसे बहुत ज़्यादा आज़ाद है। वो कहते हैं वो कैसे, मैं कि वो इसलिए आज़ाद है कि आपके तो मुल्कों में कोई अदालत में चला जाता है तो 2, 4, 6 महीने में फैसला हो जाता है। यहाँ पे अगर किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो उसका कोई रेमेडी नहीं है। उसका रिजल्ट ये है, क्योंकि रेमेडी आसान क्विक रेमेडी नहीं है, इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो जो मर्जी के आ जाते हैं। सो देखिए, जो मर्जी कर ले। मैं बिल्कुल क्लियर बात है कि कोई कदगन इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि जी मीडिया की आज़ादी जो है उसको कम किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई जिम्मेदारी का एहसास जो है वो आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की पगड़ियाँ उछालें, आप लोगों के नामों को इस तरह गंद डालें उनके ऊपर और उसके बाद भूल जाएं। मैं 2-3 बातें, खोड़ू साहब बड़े माशाल्लाह बड़े सीजन और बड़ी नफी तुली बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं एक बात से उनके खिलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग एंकर्स बैठ के लड़वाते, तो क्यों, आप क्यों लड़ते हैं? आप शफकत महमूद साहब की बात सुने, मैं निसार खोड़ू साहब की बात सुनूं, निसार खोड़ू साहब मेरी बात सुने, इसको टॉक शो रहने दें। डोंट मेक इट अ डॉग शो, मेक इट ए टॉक शो। टॉक शो का मतलब क्या है? टॉक शो का मतलब, क्या आपको वो टॉक शो ही लगता है जिसमें ये कप उठा के फेंका जाता है या तू तुकार की जाती है? मजहब लगता है? आप मुझे बताएं ये कोई मजहब तरीका है? मैं आपका विटनेस हूँ नदीम साहब। एक शो में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे एक एंकर ने, फीमेल एंकर थी, उन्होंने ये बड़े वसूख के साथ कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि ऑपरेशन होगा। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है? एक रूटीन मैटर की एक मुलाकात थी जो होती है प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी साहब की। ये तो नहीं है कि आप चलिए आपने कह लिया, आपने कंफ्यूजन क्रिएट की। आपको चाहिए था कि 2-3 रोज के बाद या 4 रोज के बाद या हफ्ते के बाद या महीने के बाद आप कम से कम उस पर अपनी राय तो देते कि नहीं वो गलती की मैंने या गलत अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए। ऐसा नहीं है। अब बात असल पे ये है नहीं साहब, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आप तो रोज़ 8 बजे आके अपना मौक़िफ़ बयान कर देंगे। अब मेरे पास तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई लोग शायद मुझे पसंद भी ना करते हो, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरे की बात सुन के अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करूँ। आपने पूछा इसका क्या, ये जो तरीका किया गया, गलत तरीका किया गया, इसका बड़ा आसान हल है। मैं नहीं समझता कि कोई इसको करेगा। आपने अगर गलती की है तो आप उस पर माजरत करें, आप कहें कि हमने ये गलती की है, हमसे गलती सहमन जानबूझ के नहीं हुई, हमसे गलती हुई है, आप उसको माने। आप मानने के बाद ये इंश्योर करें कि आइंदा आप इस किस्म का काम नहीं करेंगे। निसार खोड़ो साहब की तरफ से इसकी निकल आएगा कोई ना कोई रास्ता। निसार खोड़ो साहब, मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पर्सन लाइक निसार खोड़ो साहब हों, शफकत साहब हों, मेरे पास मोहतरम रोहेल असगर साहब बैठे हैं जो सवालों के जवाब दे सकें, वहाँ पर एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग मैच ना कर रहे हों। ये चीज़ें जितना मेरे ऊपर ज़रूरी है कि मैं इन हरकतों से इजतनाब करूँ, उतना ही इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपनी इज्जत का, वकार का ख्याल रखें। जितना ISI को ख्याल है ना, उतना ख्याल उससे ज़्यादा आपको आना चाहिए। 5-5 लाख बंदा आपको वोट दे के भेजता है, स्पीकर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑनर ऐसी बातें करते जजते नहीं है। तो यहाँ आप लोगों का पार्लियामेंटेरियन और पार्टीज़ का क्या रोल है? देखें, शफकत महमूद साहब ने जो बात कही, जब जुडिशरी को ये पहुंचता है सुओ मोटो अख्तियार हासिल करने का, उसको देखा देखी अगर मीडिया ने भी वो किरदार अदा करना शुरू करे कि बगैर किसी सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगा दे, तो फिर ये हमें इस जुडिशरी के सिस्टम में डिफेमेशन की जो हम क्लेम करते हैं वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। डिफेम कर देना और फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता और कोई कोशिश भी नहीं करता कि जी कोर्ट से हमें कोई रेमेडी मिलेगा और किसी को हम रोक सकेंगे कि बगैर सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, बगैर सबूत के किसी को झूठा करार दे दो, बगैर सबूत के किसी भी कार्रवाई में मुलविस करार दे दो। ये मैं समझता हूँ जुडिशरी के सिस्टम में थोड़ी सी इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जहाँ सुओ मोटो एक्शन भी लिया जाता है तो वहाँ डिफेमेशन को भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के अगर हम रोकेंगे तो शायद हो सकता है कोई बैलेंस हो जाए। खोड़ो साहब, लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, एक हमारा जो इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस हैं ना, उनके अंदर भी कुछ मसाइल हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल के ऊपर अगर आप बात कर लें तो हमारे यहाँ हदायतुल्लाह के वाक़े से स्टार्ट कर लें, वो ड्रोन वाक़े में मारा गया था और उसका इल्ज़ाम बराह रास्त फोर्सेज की तरफ गया था। उसके बाद एथनिक पार्टीज़ और सेक्टेरियन पार्टीज़ ने बहुत से जर्नलिस्ट मारे हैं। आपके कराची में
वली खान बाबर की मिसाल, उसका जिंदा सबूत मौजूद है। बिल्कुल हामिद मीर के ऊपर हमला और हामिद मीर को जिस पे शक था वो एक जिंदा मिसाल मौजूद है। इसी तरीके से एक रोल है एक पार्लियामेंट का, उसके अंदर मैं तो ये हमारे पास बड़ी मोहतरम बैठे हैं शेख रोहेल साहब, इनको लास्ट टाइम भी मेरा मशवरा ये था कि आप लोगों को पार्लियामेंट्री कमेटी का जो बिजनेस है इतना मजबूत कर देना चाहिए कि वहां ये सवाल जवाब करें, आप बुलाएं और पूछें कि ये क्या चीज़ है भाई, क्यों हुआ ऐसे। सर देखिए, बात सुने, पार्लियामानी प्रैक्टिसेस में असेंबली के रूल्स में लिखा हुआ है कि फलां फलां शख्सियत की किरदार पर आप तबसरा नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ लिख दिया तो रुक गए। लेकिन क्या बाहर किसी की गलत कार्रवाई पे बोलने से आप किसी को रोक सकेंगे? हाँ, आज के इस वाक़े के दौरान किसी को इन्वॉल्व होने का शक जाहिर किया गया है, शक किया, बाकायदा क्लेम किया गया है। इस पर किसी के प्रूफ के बगैर इस पे आगे जाना नामुनासिब बात सी लगती है। बात करने से कोई रुकता नहीं है, किसी की कार्रवाई पर कमेंट करने से कोई रोकेगा नहीं। जुडिशरी का भी फैसला होता है कि जी फैसला आ जाने के बाद इसको डिस्कशन में लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक लिमिट होती है ना, उसका अगर ख्याल रखें तो मामले हल हो सकते हैं। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख रोहेल असगर साहब, लास्ट सेगमेंट है, कुछ हल की तरफ भी जाना चाहिए। किसी भी कीमत के ऊपर मीडिया की आज़ादी जो है वो सलब नहीं होनी चाहिए और किसी भी कीमत के ऊपर मुंतखब अदारों की तज़हीक भी नहीं होनी चाहिए। राइट बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें, क्या करें? मतलब मैंने शुरू में एक बात की थी कि जब कोई खबर आती थी तो उसके मीडिया के लोग उसको अपने सोर्स से उसको चेक करते थे कि इधर फेक खबर तो नहीं है या कोई गलत खबर तो नहीं है। अगर ठीक होती तो फिर उसको ऑन एयर करते थे या वो लिखते थे बाकायदा। यही सिलसिला अगर आप इसमें जारी कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी मसाइल से आप बच सकते हैं। अखबारात में तो ये सार होता था कि 2 सोर्स चेक करके लाओ फिर खबर बनती है, वैसे होती नहीं है। वैसे तो खबर होती नहीं थी, अब वो एथिक्स हमने छोड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक खबर सुनाई, आपने चेक नहीं किया, बल्कि यूं कीजिए कि मैंने उसको ये मजाहन का कि अगर तुम्हारा सोर्स वो शख्स है जो कॉफी लेके अंदर गया था तो माफ कीजिएगा, फिर आपका बहुत ही कमजोर सोर्स है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि हर किसी को अपने अपने मामलात को खुद देखना चाहिए, आपके मीडिया हाउसेस को देखना चाहिए। क्या इस बात पे मुतफिक हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो जो रेगुलरली काम कर रही हो, मीडिया से भी इंटरेक्ट कर ले, कभी इस तरह का ISI फौज का मसला है तो उसके ऊपर भी आप लोग रोल अदा कर सकते हैं? पार्लियामेंट को मजबूत रहना चाहिए। पार्लियामेंट हर जगह तो पार्लियामेंट, अच्छा अगर आप मीडिया के मामला में मुदाखलत करेंगे तो फिर मुदाखलत मत करिए आप, लेकिन एक वो हेयरिंग वाला कांसेप्ट होता है ना, ये इशू आया, बताएं भैया आपका क्या पॉइंट है। आप देखें ना, फिर उंगली उठेगी। अब उसमें एक फोरम मौजूद है, अब ये कहना बिल्कुल गलत है। अब जैसे मैं अभी देख रहा हूँ मीडिया पे जी ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, ताला लगाने की कोशिश होनी चाहिए। मैं करने जा रहा हूँ, जो भी ज्यादती है इसके बावजूद ताला लगाने की कोशिश अगर किसी की दिलआजारी होती है या किसी को आप ज्यादती करते हैं गलत, उसको ये हक नहीं है कि वो अपनी कंप्लेंट दायर करे। अब कंप्लेंट दायर करने के बाद जब आपका मौक़िफ़ सुना जाएगा उसके बाद ही, और मैं नहीं समझता, मैं यकीन कीजिए मुझे ये इस बात का तालाबंदी के खिलाफ हूं मैं, ये आपकी हुकूमत को मैं कह रहा हूं, तालाबंदी जुल्म है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन चीज है। ये तो वैसे ही मैं अनएक्सेप्टेबल, ये तो बिल्कुल नहीं है। मैंने उसका एक हल बताया था आपको, हल ढूंढना चाहिए। अगर मिसाल खोड़ो साहब से भी पूछते, आपका तो नुक्ता नजर आ गया, खोड़ो साहब से पूछते। खोड़ो साहब आप फरमाइएगा कि हल क्या आना चाहिए जहां मीडिया की आज़ादी बरकरार रहे, हम आपसे सवालात पूछ सकें, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद रहे, लेकिन आप लोगों की जो इज्जत एहतराम है उसमें भी कमी ना आए। बातें तो मैं समझता हूँ शुरू में ही हो गई कि अगर हम अपना खुद एहतसाबी तो होती है ना, एक सेल्फ रिलायंट भी तो होता है ना आदमी, फिर सेल्फ सेंसरशिप भी होती है। यकीनी तौर पर हम सारे एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी करने के भी हकदार हैं। एक सिटीज़न भी किसी की अकाउंटेबिलिटी कर सकता है और मीडिया भी कर सकती है। ये सब अपनी जगह पे अकाउंटेबिलिटी करने के ज़ुमरे में भले आए सो आए। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट भी यकीनन ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप पहले किसी को खोल के रख दें
और बाद में साबित कुछ ना हो तो उसकी इज्जत का क्या। ये यकीनी तौर पर ये बैलेंसिंग लाने की ज़रूरत है। मीडिया, हम खुश हैं कि मीडिया आज़ाद है, मीडिया को हम अपनी आंख समझते हैं, आईना समझते हैं, हमारी महरूमियों को उजागर करके सामने ले आती है, बड़ी एहसन काम है। वो दोस्त हैं, इस मुल्क के अवाम के दोस्त रहने चाहिए हम, ठीक है। लेकिन यकीनी तौर पर किसी की इज्जत पर हाथ डालना ये बगैर सबूत के नहीं होना चाहिए। ये इस शफकत साहब, ये जो रेटिंग का हमारा मैकेनिज्म है, पहले मैं दोबारा आपकी तरफ थोड़ा सा बात हूँ। शफकत साहब, ये जो हमारे यहाँ रेटिंग कंपनीज का मैकेनिज्म है ये बड़ा डिस्टॉर्टेड है। 3 शहरों से नंबर लेकर और जो ज़्यादा मुर्गे लड़ा सके, मैं दोबारा बोलूँगा ये लफ्ज़ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ है। सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं मीडिया को, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ ये है कि कितनी ज़्यादा बेहूदगी ऑन एयर लड़ाई वाई हुई है, तू तुकार हुई है। बड़ा खुश इस पर लोग होते हैं, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, नवाज शरीफ के लिए उसने ये कहा, इमरान खान का ये पूछ लिया। ये बातें उससे आगे निकलना पड़ेगा। बहुत डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। और बल्कि आप तो सिर्फ टॉक शोज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी वाक़यात हुए कि लोग बैठे हैं पार्क में और कैमरे वाले वहाँ पे एक खातून पहुँच गई और जाके पूछना शुरू कर दिया कि जी आपका पता नहीं शायद कोई ये कहा कि निकाह का सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके इंतहा से ज़्यादा गलत काम हुआ शफकत साहब, इंतहा से ज़्यादा गलत हुआ और उसको फायर किया गया। और उसको फायर करने के बाद 2 चैनल्स ने उसको ज़्यादा कीमत पे रख लिया। यही तो जुल्म है अदारों का रोल। मैं यही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिकता बड़ा है, ये कुछ ड्रामा बिकता बड़ा है। हाँ, तो सिर्फ ये टॉक शोज़ की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कैप इस तरह करूँगा नदीम के, बड़ा वक्त लगा है मीडिया की आज़ादी को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और ये बहुत अजीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बैलेंस करें कि जी बुराई कितनी है और अच्छाई कितनी है, तो मैं समझूंगा कि कई हज़ार दर्जे अच्छाई है बुराई के मुकाबले में। लेकिन मसला ये है कि इसको अब बैलेंस जो है, जो थोड़ा सा आप भी फरमा रहे हैं, इस बैलेंस को कैसे क्रिएट किया जाए। मुझे याद है कि आज से 4-5 साल पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी मैं उस वक्त मीडिया में था, तो मुझे भी उसका मेंबर बनाया गया कि जी कोई कोड ऑफ एथिक्स ये वो। तो सारे मीडिया हाउसेस ने और सब ने उस पर एतराज़ कर दिया कि जी हम खुद अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे, हम कोई और किसी का कोड ऑफ एथिक्स नहीं मानते वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरत है कि हम एक सिर्फ पैमरा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और वो भी पता नहीं कितनी हद तक इंडिपेंडेंट है नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाकी मुल्कों में एक कंप्लेंट्स कमीशन है, एक कोड ऑफ एथिक्स बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें पार्लियामेंट आ जाती है, उसमें अदारे आ जाते हैं। देखिए अदारों को, हमारे मुल्क में अदारों का एक तारीख है, उसको एक दिन में हम विश्व वे नहीं कर सकते। उसमें वो आ जाए, उसके अंदर सारे एक कोड ऑफ एथिक्स तो बने, और फिर उस कोड ऑफ एथिक्स को इन्फोर्स करने के लिए एक कोई कमीशन हो जो कि उसको सारे तस्लीम करे, ये नहीं कि उसको अटैक करे। और मैं फ्रिवलस चीज़ें जो हैं उसके ऊपर कोई कदगन भी लगाएं, ये नहीं कि रोज़ उठ के मीडिया की शिकायत शुरू कर दें कि जी उन्होंने ये कर दिया। भाई अगर मीडिया कभी कभी स्पेकुलेशन भी होगी, स्पेकुलेशन में अंदाजे लगाने में, तजिए करने में और किसी की पगड़ी उछालने में, किसी की डिफेमेशन करने में बड़ा फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है इसको जहन में रख के हमें इस अभी वक्त आ गया है कि एक ऐसा अदारा सारों के मिलजुल के, जिसमें मीडिया के नुमाइंदे भी हों, जिसमें बाकी भी हों, मुख्तलिफ शख्सियात हों, ऐसे हों कि जो किसी तरीके से इस कोड ऑफ एथिक्स को पहले बैठ के बनाएं, उसमें सारा इनपुट लें और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए सारों के कंसेंसस से मौजूद हों, ताकि फिर कंप्लेंट्स जो है ना। अब अच्छा खोड़ो साहब, एक चीज़ आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज़ मुमकिन होगी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए काबिल कबूल होगी? क्योंकि मैं पेमरा के रोल से मैं मुतमईन नहीं हूँ। जो कुछ वो कर रहे हैं, ये वो नाम भी होते तो ठीक था, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं था पढ़ने वाला इन चैनल्स को। उनका किरदार मुझे अभी तक नॉन एग्जिस्टेंट नज़र आता है। मैं अगर ये आपसे पूछूं कि क्या सीनियर जर्नलिस्ट जो वाकई जर्नलिज्म की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हो, वो ना हो जो पैराशूट लैंडिंग के जरिए आए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, क्या उन लोगों पर मुश्तमिल एक 3, 4, 5 लोगों के मुश्तमिल कमीशन बनाया जा सकता है? मेरा सवाल ये था कि क्या 3, 4, 5 मैं आपकी आखिरी बात बिल्कुल सुन नहीं पाया क्योंकि आपकी आवाज़ कट गई है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि क्या 3, 4, 5 सीनियर जर्नलिस्टों पर मुश्तमिल हम एक कमीशन तश्कील दे सकते हैं जिनकी पैराशूट लैंडिंग ना हुई हो जनरल मुशर्रफ के दौर में, बाकायदा जर्नलिस्ट हो, अखबारात से एक हिस्ट्री जुड़ी हो। हामिद मीर का नाम ले लेता हूँ मैं, उसमें हामिद मीर जैसे लोग हों, तलत हुसैन जैसे लोग हों, ये 4-5 लोग डालें, उसमें एक कमीशन बना दें।
मेरा ख्याल है खोड़ो साहब को जी, आवाज़ खोड़ो नहीं साहब। आ रही शायद। शौकत साहब आप बता दीजिए, आप जवाब दे दीजिए इसका, मैं दोबारा जाता हूँ बाद में। बिल्कुल, मैं इसमें पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसी कई शख्सियात हैं, मीडिया में हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर हैं, बाकी आपकी सियासतदानों में हैं, रिटायर्ड पॉलिटिशियंस में हैं, रिटायर्ड मिलिट्री और ऐसे देखिए, ऐसे मतलब लोग हैं इसको लिस्ट को आप जिनकी बड़ी बहुत तेजी से इज्जत है। एक्सपेंड कर सकते हैं। फहद हुसैन है, अजहर अब्बास है, तल्लत हुसैन है, हामिद मीर, इन लोगों के 25-30 साल इस प्रोफेशन में गुजारे हुए हैं। पिक करें इनको और एक बना दें। मैं वो बिल्कुल ऐसे हो सकता है, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके और तबकात भी उसमें। असल मकसद ये है कि हर किसी को जो भी बैठा है चैनल पे या जो कलम हाथ में लेके बैठा है, और मैंने भी कलम इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको ये पता हो कि अगर हमने किसी की डेफेमेशन की, अगर हमने कोई नाजायज़ बात की, अगर किसी के ऊपर हमने ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो कि उसकी तस्दीक कर रहा है और उस या तो फिर हमें किसी कहीं ना कहीं जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर लोगों को ये पता हो कि जवाबदेह ही नहीं है, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो फिर तो कोई भी इदारा देखे, मैं एज ए पॉलिटिशियन कहता हूँ, हमारे पास तारीख ऐसे बड़ी पड़ी है कि पॉलिटिशियन जो है जमहूरियत की बुनियाद पे आते हैं और डिक्टेटर बन जाते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि हमें रोकने वाला पूछने वाला कोई नहीं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेज हों और वो सब अदारों के ऊपर हों, सबके ऊपर। खोड़ो साहब से भी चेक कर लें। खोड़ो साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। जी खोड़ो साहब, कहीं आपको ये लगा कि इस मामले में एग्जीक्यूटिव का रोल थोड़ा सा मिसिंग था, कमज़ोर था? वो बहुत लेट रिएक्ट करते रहे। जब हमारे आर्मी चीफ जो थे डीजी आईएसआई से मिलने उनके आईएसआई डायरेक्टरेट चले गए, तो फिर उनको ख्याल आया कि हमें भी एक बयान दे देना चाहिए। आईएसपीआर का बयान पहले आ जाता है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बाद में बोलते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एग्जीक्यूटिव को प्रोएक्टिवली बाद में चीज़ें हैंडल कर लेनी चाहिए थी। वो एक कॉल कर सकते थे, उस मुतलका अदारे में भी एक कॉल कर सकते थे, इधर फौज वाली तरफ भी, दोनों मामला संभाल सकते थे, मुश्किल नहीं था इतना। ये जब अचानक कुछ हो जाता है ना, तो थोड़े से हिचकोले आ जाते हैं, उसमें कभी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी यकीनी तौर पर पहले बात कहना और बाद में उसकी डैमेज कंट्रोलिंग के लिहाज से भी बातें आ जाती हैं। ये जो आ गई है बात, तो उसका कोई ना कोई तो इस तरह से रिएक्शन होगा, और रिएक्शन को उस हद तक जाना चाहिए जहां जाना चाहिए। यकीनन हर इदारे की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, और उसमें रहकर अगर करेंगे तो ये डेमोक्रेसी में बहुत कुव्वत होती है। इस डेमोक्रेसी में एक बर्दाश्त का, खोड़ो साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे यहाँ फौरन कट करना। शेख रोहेल असगर साहब, निसार खोड़ो साहब, शफकत महमूद साहब, तीनों का शुक्रिया अदा करूँगा हमारे साथ रहे। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि कोई भी जो बेहतरी का अमल है वो मीडिया की आज़ादी की तरफ ले जाना चाहिए, किसी तालाबंदी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ मत करिए जो दुनिया में हमारी तज़हीक का बायस बन जाए। इसी नुक्ते से आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।